And today I'll discuss about gravitation. This is the chapter number 3 of class 9th physics. So now very first we'll discuss about Newton. Newton, you know already Newton described the force. तो एक्चुअली क्या था कि एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक एप्पल गिरा, तो उसी से सोचना स्टार्ट कर दिया, वहीं से उसका थिंकिंग स्टार्ट हुआ कि आखिर एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, यदि वहाँ से ब्रेक हुआ तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहीं से उसने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। तो एक्चुअली क्या क्या वो सोचा उसके बारे में देखो। वो सोचा वहाँ से कि ठीक है एप्पल नीचे गिरा, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरता है, ठीक है। और भी वो क्या सोचा कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, वो भी मतलब सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सन की तरफ गिरना चाह रहा है। या फिर ये भी वो देखा, एक एग्जांपल ये भी सोचा कि यदि हम मून को देखते हैं तो मून भी क्या हो रहा है, मून जो है सो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, मतलब वो अर्थ की तरफ हमेशा गिरना चाह रहा है, अर्थ की तरफ गिरना चाह रहा है। मतलब एक फोर्स वैसा है जिसके कारण वो वहाँ पे रुका हुआ है, अलग बात है, लेकिन वो गिरना चाह रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या देख रहा हो कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या चीज़ है, फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब यहाँ पे यदि हम एप्पल की बात करें तो अर्थ के कंपैरिजन में एप्पल तो बहुत ही नेग्लिजिबल पार्ट है, उसका मास यदि अर्थ के मास के कंपैरिजन में यदि हम एप्पल का मास का कंपैरिजन करें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। फिर भी वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि अर्थ और उस एप्पल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो उसके अराउंड आ रहा है। हम भी यदि कहीं से छलांग लगाते हैं, मान लो ऊपर छत पे चढ़ जाए, वहाँ से छलांग लगाएंगे तो हम ऊपर नहीं चले जाते, हम नीचे ही गिर जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट और अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट और अर्थ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। मान लो तुम्हारा दो स्टूडेंट, हम लोग दो स्टूडेंट, हमारा दो स्टूडेंट कहीं, तुम क्लास में मान लो दो स्टूडेंट बैठे हो, तो वहाँ भी दो स्टूडेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट हम लोग को पता नहीं चलता, बिकॉज दिस इज द वेरी वीकेस्ट फोर्स, वेरी वीकर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्स है, बहुत ही छोटा फोर्स है। और भी यदि एग्जांपल लेना चाहते हो तो देखो, उसका एग्जांपल और भी है कि मान लो एक थ्रेड में हम एक थ्रेड में एक स्टोन को हम बाइंड कर देते हैं, इस टाइप से बाइंड कर दिए और इसको राउंड लगा दें, मतलब हाथ से इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दें, गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दें कुछ टाइप से। तो जब घुमाना स्टार्ट करते हैं गोल गोल टाइप से, तो जब इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो देखो स्टोन तो उससे लटका हुआ है, राउंड लगा रहा है, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, दैट वन स्टोन इज डूइंग ए सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअल में ये जो स्टोन है वो किधर गिरना चाह रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। ये स्टोन जो है जब इसको रोटेट मूव करा रहे हैं तो वो हमेशा किधर गिरना, किधर चाह रहा है, ऑन द सेंटर। तुम यदि मौत का कुआं का भी बात करो तो वहाँ भी यदि गाड़ी चलती है कुआं में, वहाँ पे तो वो भी किधर गिरना चाह रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग। तो वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट वन फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे लग रहा है। इसका एक्चुअली फार्मूला होता है F इज टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंटर सीकिंग फोर्स, तो इससे हमको क्या पता चलता है वो भी चीज़ को यहाँ पे समझो। यदि हम यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे स्टोन है, ये दोनों के बीच में फोर्स है, सेंटर पे मेरा हाथ है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम रोटेट करा रहे हैं, घुमा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा हाथ और में से फोर्स लग रहा है किस पे, स्टोन पे लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो स्टोन जो है इधर गिरना चाह रहा है, जब सर्कल मोशन करते हैं तो वो सेंटर की तरफ ही गिरना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही एक फोर्स छूट जाए, मान लो हम यहाँ से हाथ से इस थ्रेड को छोड़ दें, हाथ से इस थ्रेड को छोड़ देंगे, तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट मान लो इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे छोड़े, तो यदि ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पॉइंट से टेंजेंशियली सीधा भाग जाता है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना कि यदि एक स्टोन को यदि हम हाथ से घुमाएं इस तरह से और सडनली छोड़ दें तो ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो फोर्स लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण वो लीनियर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। अभी सर्कुलर मोशन इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा हाथ से उस पर फोर्स लग रहा है, जो जिसके कारण स्टोन किधर आना चाह रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, मतलब सेंटर की तरफ आना चाह रहा है। जैसे ही हमारा फोर्स छूटेगा वो लीनियर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से भी हमको पता चल रहा है कि किसी दो फोर्स के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब एक तरह से सेंटर पे मेरा हाथ है, वो उसको ऑब्जेक्ट मान लें और स्टोन को मान लें, तो दैट वहाँ पे हमारा क्या पता चल रहा है कि यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी तरीके से इसी कंसेप्ट पे हम समझें कि मान लो दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है और ये मून है, मून है, तो मून इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मून
और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो इसके तरफ सेंटर सेकिंग हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अराउंड लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मून जो है, मून सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे लग रहा है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रल सेकिंग फोर्स, सेंटर की तरफ गिरना, सेंटर की तरफ आना चाहना, आ नहीं रहा है लेकिन आना चाह रहा है। यदि हम एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड भी क्या होता है, रिवॉल्व करता रहता है, वहां भी हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब यहाँ भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इतना चीज को सोचा, तब जाकर के कंक्लूजन निकाला कि एक लॉ दे दिया, तब जाकर के फाइनली तब एक लॉ दे दिया, और उस लॉ का नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तब जाकर के इस लॉ पर आया वो। क्या कि देखो बहुत सारा एग्जाम्पल वो देखा, तो क्या देखा कि किस दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। अब उसी पर एक थ्योरी को डेवलप किया। कौन डेवलप किया, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने डेवलप किया इसको। उस एप्पल का गिरना ही फिजिक्स का डेवलपमेंट हो गया। यदि एप्पल के बारे में यदि वो नहीं सोचता तो इतना बड़ा फिजिक्स नहीं बनता। तो न्यूटन का थ्योरी जितना, न्यूटन के थ्योरी पे ही पूरा फिजिक्स है। मैक्सिमम क्लासिकल फिजिक्स, यदि क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो पूरा न्यूटन पर ही बेस्ट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसने दिया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, इसका क्या थ्योरी था, इसने क्या थ्योरी में दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वो क्या किया, दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। तो एक्चुअली बहुत सारा बुक क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ को कंसिडर कर लेता है और दूसरा ऑब्जेक्ट मून को कंसिडर कर लेता है। हम लोग अर्थ और मून को ना कंसिडर करके हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट वन जिसका मास कैपिटल है, या तो m1 ले सकते हो, इट्स मास इज m1। अनदर वन ऑब्जेक्ट इज दिस, इसका मास मान लो m2 है। एक का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है, और इसके सेंटर से डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है। सेंटर से, इसके सेंटर से डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, जब दोनों का सेंटर से मेजर किया गया तो इसका डिस्टेंस क्या पाया, d डिस्टेंस ले लेते हैं, या तो बहुत सारा बुक r भी लेता है, r ले सकते हो आप डिस्टेंस। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, जिसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये है। तो बहुत सारा बुक कैपिटल M लेता है एक, और दूसरा स्मॉल m लेता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिए जिसका मास m1 मान लिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या मान लिए हैं, m2, जिसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, r ले लो या फिर d ले लो, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, d भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका थ्योरी क्या बोला, इसका थ्योरी क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, यदि इसको मतलब इसका स्टेटमेंट क्या था, इसका स्टेटमेंट था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब इसका जो कहना है कि दो ऑब्जेक्ट का मास, यहाँ पे मास का अट्रैक्शन बता रहा है, मास का अट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट के मास का अट्रैक्शन यहाँ पे बता रहा है, वो भी किस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो फोर्स भी ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, यदि ऑब्जेक्ट छोटा छोटा होगा तो फोर्स कम एग्जर्ट होगा वहाँ पे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के बराबर हमारा फोर्स होता है। नेक्स्ट वन क्या बोला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये बोला फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो एक साथ लिखना है, कंबाइन करके एक साथ लिखना है। तो दोनों साइड फोर्स है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे r लिखे चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो न्यूटन क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट लिया, और दोनों ऑब्जेक्ट का एक चीज़ हमेशा ये माइंड में रखना कि डिस्टेंस जब भी मेजर करना है फ्रॉम द सेंटर से इसका डिस्टेंस को लिया जाता है, सेंटर से, जिसका डिस्टेंस क्या है यहाँ पे r है। ठीक है, हमेशा सेंटर से। और इसका मास हम क्या लिए हैं, m1, इसका मास क्या लिए हैं, m2। डायग्राम को हम बार बार बना रहे हैं इसलिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहीं से पता चला कि इसका मास और इसका दोनों का मास का प्रोडक्ट हमारा फोर्स के बराबर होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि यदि इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, मतलब मास विल इंक्रीज देन फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इफ
डिस्टेंस विल डिक्रीज देन फोर्स विल इंक्रीज, इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज देन फोर्स विल डिक्रीज, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा घट जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को बढ़ा दें, ऑब्जेक्ट को दूर कर दें तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से इसका फोर्स घट जाएगा। यदि इसको नज़दीक कर दें, डिस्टेंस को इसका कम करें तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ है। तो फोर्स यदि हम ऑब्जेक्ट नज़दीक रखेंगे तो फोर्स हमारा ज़्यादा होगा, यदि ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका ये रीज़न है, मैंने ये थ्योरी में दिया। तो हमको क्या मिला कंक्लूजन में, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब क्या किया, ये इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आया, देखो F इज इक्वल्स टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने से एक कांस्टेंट आता है, दैट इज द कैपिटल G। कैपिटल G इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसके बाद m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे वेयर करके यदि हम लिखें कि वेयर कैपिटल G है क्या, व्हाट इज कैपिटल G, तो वेयर इज G इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो called universal gravitational constant, universal gravitational constant, it is also called universal gravitational constant इसको बोला जाता है। और इसका वैल्यू भी फिक्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको आपको माइंड में रखना है। G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, दिस वन वैल्यू। अब इसका यूनिट क्या होगा, अब यहाँ पे तो कुछ G का यूनिट होना चाहिए, तो फोर्स का तो हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, इसका तुम कैलकुलेट करोगे तो आपको यूनिट इसका जो मिलेगा वो न्यूटन ही मिलेगा। बट यहाँ पे कैपिटल G का क्या यूनिट होना चाहिए, देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। तो हमारा इक्वेशन ये है, तो इसको यदि हम सब्जेक्ट करें, जैसे यहाँ पे देखो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, हमको G सब्जेक्ट करना है, तो G सब्जेक्ट में देखो r यहाँ चला जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा FR स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2, ये चीज़। अब हमको कैपिटल G निकालना है यहाँ से, तो कैपिटल G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब FR स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। अब इसका हमको यूनिट लिखना है, ये तो हमको फार्मूला मिल गया कैपिटल G का, अब इसका यूनिट निकला SI यूनिट, तो SI यूनिट चीज तुमको लिखना है, इसका SI यूनिट, तो देखो क्या मिलेगा। SI यूनिट फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, देखो G का यूनिट हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और R डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मास का kg इंटू kg क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, दिस वन। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा पर kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, दिस वन इज द यूनिट ऑफ G, दिस वन इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये चीज़ है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको इसका ये यूनिट मिल गया G का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यू पुट करके कि G का वैल्यू कब फोर्स के बराबर होगा। तो यदि यहाँ पे हम कंडीशन डाल दें कि इफ R इज इक्वल्स टू 1 मीटर, डिस्टेंस यदि 1 मीटर इसका हो, और मास m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1 kg, यदि मास दोनों का 1 kg हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारा फोर्स क्या होगा। तो फोर्स क्या होगा, देखो F इज इक्वल्स टू वी नो कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैपिटल G m1 का वैल्यू 1 है, m2 का भी 1 है, और r का भी 1 है, 1 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कैपिटल G, मतलब F इज इक्वल्स टू किसके बराबर मिल जाएगा कैपिटल G। मतलब फोर्स जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर कब होगा, जब सभी का वैल्यू यूनिटी हो। यूनिटी मतलब 1, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, सबका वैल्यू जब यूनिटी होगा, यूनिट होगा 1 यूनिट होगा, यूनिटी होगा मतलब यूनिटी मतलब 1, सबका वैल्यू यदि सेम मिला आपको 1 1 1 सबका मिला, तो उस कंडीशन में हमारा जो है सो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। एक कांस्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको माइंड में रखना है कि व्हेन ऑल द वैल्यूज विल बी यूनिटी देन gravitational force is always equals to universal gravitational constant, F is equals to capital G, this one। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमको पता चला। अब यदि हम लोग आगे और इसको डिस्कस करें तो देखो इसको और भी कुछ बोला जाता है, इसका बेसिक हम कुछ कंडीशन बता देते हैं। देखो इसको कौन कौन सा फोर्स बोला जाता है। एक तो फोर्स हम लोग जान गए कि दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। दिस इज द ग्रेविटेशनल
फोर्स, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है इसको, इट इज़ द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रॉम द सेंटर से किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। और नेक्स्ट वन इन्वर्स स्क्वायर फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस है, इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्स फोर्स, इन्वर्स फोर्स, इसको इन्वर्स फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। और भी कंडीशन क्या है, दिस इज द इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसका फोर्स जो है तो बहुत ही वीक होता है, वेरी वीक फोर्स होता है, जिसके कारण हमको दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स दिखता नहीं। मान लो दो बॉल को एक दूसरे के बगल में रख दें तो हमको वहाँ पे फोर्स दिखता नहीं, बट वहाँ पे फोर्स लग रहा है, बट हमको दिखता नहीं, बिकॉज ऑफ वीकेस्ट फोर्स। इट इज़ द वेरी वीकेस्ट फोर्स। बट वही चीज़ हम बोलें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक प्रोटॉन है तो दोनों में तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा। एक मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल रख दें तो तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इलोक का फोर्स जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यही है इस थ्योरी में हमारा पूरा। आप थ्योरी को हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप समझ गए होंगे ये पूरा थ्योरी। यदि इसमें हम सबका वैल्यू यदि पुट करें तो मतलब एक क्वेश्चन यदि इस पर हम डिस्कस करें तो देखो, एक क्वेश्चन आप यदि बुक खोलोगे तो वहाँ पे बुक में मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्चुअली हम क्या बोले कि F इज इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, इस तरह से। तो एक्चुअल में क्या है ना कि आप बुक जब पढ़ोगे तो बुक में आपको मिलेगा इस तरह से, सॉरी कैपिटल जी, यहाँ पे कैपिटल जी, यहाँ पे कैपिटल M मिलेगा, यहाँ स्मॉल m मिलेगा डिवाइड बाई r स्क्वायर, और वेयर करके आपको लिखा रहेगा वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और स्मॉल m is the mass of moon, and r is the distance between them, दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये चीज़ है। तो जब यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे कैपिटल जी तो क्या मिलेगा, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये चीज़ मिलेगा। कैपिटल जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। और देखो यहाँ पे जो आर है ये दोनों के डिस्टेंस के बीच, डिस्टेंस का फिक्स होता है, ये डिस्टेंस आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अर्थ जो है वो भी फिक्स है, और स्मॉल एम मास ऑफ मून भी फिक्स है। ठीक है, तो ये सभी का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट यदि कर दोगे, ये सभी का वैल्यू को यदि यहाँ पे पुट कर दोगे तो जाके आपको कैपिटल जी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तब जा करके आपको कैपिटल जी का वैल्यू मिलेगा। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि फोर्स वहाँ पे दिया होना चाहिए, फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा तभी जा करके आपको कैपिटल जी का वैल्यू मिलेगा। तो कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस किए थे, कितना है कैपिटल जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यूनिट हमको मिल चुका था, यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। तो ये हमको किसका वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया हमको किसका, कैपिटल जी का, कैपिटल जी इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।